अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू 3 days बिफोर द फाइनल एमके टेस्ट। बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर आखिरी के दिनों में हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद है कि स्टूडेंट को गाइड कर सके कि फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट से 3 दिन पहले एक अच्छे स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो 3 दिन पहले, फाइनल एमके टेस्ट से पहले 3 दिन पहले जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि किन चीज़ों को रिवाइज किया जाए और किन चीज़ों को रिवाइज ना किया जाए। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैंने सोचा कि अगर मेरा एग्ज़ाम फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 3 दिन बाद है तो मैं किन किन चीज़ों को रिवाइज करना चाहूँगा। तो एज अ स्टूडेंट मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम भूल सकते हैं। तो मैंने जो है वो तीनों सब्जेक्ट को डे 1, डे 2 और डे 3 में डिवाइड किया। 3 दिन है हमारे पास। इन 3 दिन में अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं डे 1 जो है वो केमिस्ट्री का रखूँगा, डे 2 जो है वो फिजिक्स का रखूँगा और डे 3 यानी लास्ट डे फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट से 1 दिन पहले जो है वो मैं डे 3 बायोलॉजी को दूंगा। क्यों दूंगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले डे 1 के अंदर आपने क्या करने हैं, केमिकल फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। जैसे केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना, सेकेंड ईयर में लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या है, इसी तरीके से ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला क्या है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, कॉमन नेम होते हैं और कॉमन नेम के जो फॉर्मूले होते हैं ना, एंड वक्त पे बच्चा भूल जाता है कि भाई जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था। ये जो है ना आपने आखिर दिन में इसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि फाइनल पेपर में इस टाइप का जो एमसीक्यू आ जाता है कि ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला क्या है, ब्लू विट्रोल को जब तो ये जो चीज़ें हैं ना आप भूल सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो आखिरी जो केमिस्ट्री का जो डे 1 रखा है उसमें केमिकल फॉर्मूला आपने याद कर लिया। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन कौन सी वाली, आपने केमिकल इक्वेशन पहले तो इनऑर्गेनिक वाली इक्वेशन को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा कि इक्वेशन जब कंप्लीट करते हैं तो वो किस तरीके से बैलेंस की हुई इक्वेशन है वो याद करने की कोशिश कीजिएगा। और केमिकल इक्वेशन जो ऑर्गेनिक के जो रिएक्शन है ना, भाई किस चीज़ की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, किस चीज़ की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, रेड सॉलिड कैसे बनता है, व्हाइट सॉलिड कैसे बनता है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, ऑर्थो पैरा ट्राइनो, ये जो केमिकल इक्वेशन है ना इनको आप अच्छे से एक नंबर देख लीजिएगा, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन है जो एंड वक्त पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। याद रहे डेफिनेशंस तो आप पढ़ चुके हैं ना, आपको पता है कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये डेफिनेशन बंदा भूलता नहीं है, स्पेशली एमसीक्यू में भूलता है केमिकल इक्वेशन वाली चीज़ें। तो पहली फुर्सत में केमिकल फॉर्मूला आपने डे 1 पे करना है, केमिकल इक्वेशंस ऑर्गेनिक की और ये सारी चीज़ें कर लेनी है। बॉन्ड एंगल, कौन से मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना है ये याद रखना भी आर्ट है, तो ये आपने जो है वो इन वक्त पे रिवाइज करना है। बॉन्ड डिस्टेंस जो पूरा चैप्टर नंबर 4 में बना हुआ है ना, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा, नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड तो बॉन्ड डिस्टेंस कितना होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, इस टाइप का सवाल भी आ जाता है। बॉन्ड डिस्टेंस याद करने की कोशिश कीजिएगा। बॉन्ड एनर्जी भी पास पेपर में मैंने जो गो थ्रू किया तो बहुत से जो है वो बॉन्ड एनर्जी भी जो है वो पूछी गई है, तो ये भी वैल्यू जो है वो बंदा क्या कर जाता है, भूल जाता है। फिर इसके बाद पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जो है चैप्टर नंबर 7 की जो है ना कि भाई कौन से फ्लूइड की पीएच वैल्यू क्या है, ये चीज़ें भी इंसान जो है वो भूल जाता है। इसके साथ साथ जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उससे रिलेटेड भी सवाल आया हुआ है कि न्यूट्रल पीएच में उसका कलर क्या होता है, एसिडिक में क्या होता है, बेसिक में क्या होता है, वो चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये चीज़ें जो हैं केमिस्ट्री में आप कीजिएगा और कॉन्फिडेंस रहिएगा। छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, ये चीज़ें इंसान इतनी आसानी से नहीं भूलता। तो आपने डे 1 पर जाकर जो है ये सारी चीज़ें करनी है। डे 2 पर जो है आपने क्या करना है, फिजिक्स उठाया और इसके बारे में भूल जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। अब जो करना था कर लिया, बस लिख दो। अब जो है वो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब जो है वो डे 2 पर आपने फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स तो है ही फॉर्मूले की गेम। मैंने जो अपने टीचिंग करियर में जो सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट टीच किया है वो फिजिक्स ही है।
और मैं फिजिक्स में कहता हूं कि फिजिक्स यानी एप्टीट्यूड की जो फिजिक्स है वो फॉर्मूले की गेम है। अब कैसे फॉर्मूले की गेम है? एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल टाइप का सवाल होगा, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, आपने डेटा बनाया, वैल्यू पुट की, आंसर आया। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सी चीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस चीज को बढ़ाएंगे तो कौन सी चीज कितना बढ़ेगी, रिलेशन आते हैं। तो फिजिक्स जो एमकेड है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, न्यूमेरिकल टाइप सवाल, डेफिनेशन टाइप सवाल, रिलेशन के सवाल, ये चीजें हैं। तो इन सारी चीजों के अंदर अगर देखा जाए फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप फौरन से क्या कर लेंगे, चीज़ों को पहचान जाएंगे। तो फॉर्मूले आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के और सेकेंड ईयर फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उन तमाम फॉर्मूलों को अच्छे से पक्का सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी गलत, उससे रिलेटेड रिलेशन भी गलत, तो आपने फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू आपने क्या करनी, याद करनी है कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ सन कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। ये वैल्यू टाइप के सवाल भी पास पेपर में कई बार आए हुए हैं। तमाम कांस्टेंट जो वैल्यू हैं याद करना मुमकिन है। ऐसा ना हो कि आप कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के चार्ट याद करना शुरू कर दो, स्पेसिफिक हीट के चार्ट याद करना शुरू, मोटी मोटी वैल्यू याद करनी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद कर लेना है। इसी तरीके से जो है जो कांस्टेंट याद करना मुमकिन है वो, और उनके यूनिट्स याद रखिएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11, ये तो सबको पता है। यूनिट बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो यूनिट आपको याद करने से फायदा क्या होगा, एक तो यूनिट पूछ लिया जाता है कि यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। यूनिट की मदद से डायमेंशन वाला टॉपिक भी क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो ये आपने यूनिट्स जो होते हैं ना अक्सर भूल जाता है, आपको वैल्यू याद होती है, एंड में फंसते कहाँ, अरे यार वैल्यू तो याद है लेकिन यूनिट क्या आती है उसकी। जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ एयर, इसकी यूनिट क्या है, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, उसकी यूनिट भी अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो यूनिट आपने अच्छे से याद करना है। साथ ही साथ जो है इसमें जो है ना वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, उसमें आखिरी जो चैप्टर 20 है ना सेकेंड ईयर फिजिक्स का, उसमें अल्फा पार्टिकल की वैल्यू, अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर एयर के अंदर कितनी है, अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर जो है वो एल्यूमिनियम के फॉइल में कितनी है, ये वैल्यू भी अक्सर आती है, ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ ग्राफ बंदा जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। ग्राफ को भी आप रिकॉल कर सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो क्या होगा। ये आपने ग्राफ को भी एक नंबर रिकॉल करना है। इसी तरीके से डे 3 अब आगे बायोलॉजी। अब आपने जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की टेंशन नहीं लेनी, जो करना था कर लिया, खत्म। स्ट्रेस लोगे ना कि फला चीज़ कच्ची है, फला चीज़ों का क्या होगा, वो आप जहन में रख लो कि आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बिल्कुल पुअर हो जाएगी। बस डे 2 हो गया, फिजिक्स का काम निपटा दिया। अब आपके पास डे 3 है। बायोलॉजी को डे 3 पे इसलिए रखा कि इसमें आपने सुपरफिशियल रीड देना है इन विच यू आर वीक। कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है ना बायोलॉजी का जो आपका कमजोर है, जो आपको अच्छा से जो है वो बार बार भूल जाते हो, उसको आपने अच्छे से रीड करना है। परसेंटेजेस ऑफ वेरियस कंपाउंड, मुख्तलिफ कंपाउंड की परसेंटेज जो है इंसान भूल जाता है। यूरिन की कंपोजिशन, उसमें ग्लूकोज कितना होना चाहिए, 0%। इसी तरीके से जो है वो हाईएस्ट कंपोजिशन कितनी है, यूरिन की पीएच क्या है, यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी परसेंटेजेस जो हैं। साथ ही साथ जो है वो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आपको पता है ना कि सेल के अंदर जो है वो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वो चार्ट बने हुए हैं, वो आपने करना है। उससे रिलेटेड अगर सवाल आ गया तो आप फंस सकते हो, तो वो चार्ट आपने अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है। तो डे 3 बायोलॉजी इसलिए रखा है कि थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल चीज़ों में पढ़ते वक्त बंदा इतना स्ट्रेस में नहीं आता। तो आपने सुपरफिशियल रीड देख दी, आपने अपनी जो मार्किंग की हुई है उसमें जो चीज़ आप भूलते जा रहे हो उनको अच्छे से डे 3 पर कवर किया। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको बतानी है वो ये बतानी है, डू नॉट स्टडी मोर देन 12 आवर्स। बच्चे होते हैं ना 18 घंटे स्टडी कर ली, 20 घंटे स्टडी कर ली। मैं आपको सीधी सी एडवाइस दे रहा हूँ, 12 घंटे से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमार पड़ जाओगे। आखिरी 3 दिन बहुत अहमियत रखते हैं। अगर 20 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे स्टडी कर ली और अगर आप बीमार पड़ गए तो मेहनत पूरी ज़ाया, साल पूरा ज़ाया जाएगा, मेहनत पूरी ज़ाया हो जाएगी। 12 घंटे से ज़्यादा स्टडी नहीं करनी। दूसरा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि आपने फजूल चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे स्टडी कर लिया अब टीवी देख के जाग रहे हो, तो फ़ायदा आपके यार नींद अच्छी करनी है।
क्या करनी है? स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। और वैसे भी आपको पता है कि एग्जाम के दिनों में बहुत नींद आती है। आप में से जितने बच्चों को एग्जाम के दिनों में नींद ज्यादा आती है वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। कम से कम 10 घंटे की नींद तो करनी ही करनी है। 12 घंटे स्टडी की, 9 घंटे चलो कर लो, लेकिन नींद आपने अच्छी करनी है। नींद अच्छी नहीं की, यकीन करो कि आप एग्जाम के आखिर दिनों में जो स्ट्रेस में आ जाओगे, आपका सर दर्द हो रहा होगा, जो आपको आ रहा होगा वो भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। अवॉइड कोल्ड एंड स्पाइसी फूड। आपको मालूम है पिछले जो है वो कल से स्पेशली मौसम कितना चेंज हो गया। ये मौसम जो है ना डस्ट वाला, ये सीजन है, फ्लू, हेडेक, गला खराब, ये मौसम जो है वो बहुत ही डेंजरस मौसम है एप्टीट्यूड के स्टूडेंट के लिए। इस मौसम में आपको अपना बड़ा ख्याल रखना है, मट्टी से अपने आप को बचाओ। कोल्ड, ठंडी चीजें नहीं खानी, ठंडी चीजें खाओगे गला खराब होगा, बुखार आएगा, नजला जुकाम, ये सब कुछ चीजें। और अगर सोचो फाइनल सेंटर में जाकर छींकें आना शुरू हो गई, नजला आ गया, बुखार आ गया, तो क्या होगा? वो थर्मामीटर में चेक करेंगे सेंटर में और आपको वहीं से फारिग कर देंगे, आपको वहीं से फारिग कर देंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इस और स्पेशली मौसम भी आपके लिए इतना खतरनाक आ गया है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो मट्टी से अपने आप को बचाओ और अवॉइड कोल्ड एंड स्पाइसी फूड। ठंडी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, मसाले वाली चीज़ें भी ना खाएं। एक सेंटेंस जो रख लेना, आज का जो गोल्डन वर्ड है वो क्या है? स्ट्रेस इज द किलर ऑफ योर परफॉर्मेंस। 3 बार रीड करो, स्ट्रेस इज द किलर ऑफ योर परफॉर्मेंस। स्ट्रेस इज द किलर ऑफ योर परफॉर्मेंस। जितना टेंशन लोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो पुअर होगी। स्ट्रेस तो लेना नहीं है। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रेस कैसे ना ले? बेटा स्ट्रेस जो है वो कैसे नहीं आएगा? नींद पूरी करनी है आपने, 12 घंटे स्टडी करनी है, अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है कि आपने जितनी मेहनत करनी थी अब आप कर चुके हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। समझ लो, अगर आपको पेपर में होते ना, स्पेशली लड़कियां, लड़के फिर भी बोल्ड होते हैं, लड़कियां होती है ना पेपर से 1 घंटा पहले भी बुक खोलती हैं, यार ये वाली लाइन देख लूँ, ये वाली अभी नहीं कर सकते। जो चीज़ें नज़रों से गुजर गई ना, बस आपने वहाँ जजमेंट करनी है, रट्टा थोड़ी करना है। जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लिख कर आते हैं, कॉपियाँ छापती हैं और लड़कों को हरा देती हैं, ऐसा नहीं है। अब आपके पास सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे, और ये बात याद रखना कि अगर आपने किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, आप वहाँ फैसला कर लेंगे। एंड वक्त तक पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, स्ट्रेस इज द किलर ऑफ योर परफॉर्मेंस। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना, दिल में ये यकीन रखना है कि आपने जितनी मेहनत करनी थी अब कर ली है। अब अगर आपकी किस्मत में जो चीज़ लिखी है वो होकर रहेगी। इंसान के, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में मेहनत और कोशिश रखी है, कामयाबी अल्लाह ताला देता, कामयाबी वो देता है, अल्लाह देता है। तो ये बात जहन में रखनी है। अगर कामयाबी आपके नसीब में है वो मिलकर रहेगी, आपके इख्तियार में जो था आपने परफॉर्मेंस दे दी। ये सेंटेंस अपने दिल में दोहराना है, फाइनल सीट पर बैठना है और सिर्फ ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में मेहनत और कोशिश रखी है, अब कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला ने हमें देनी है और ये अल्लाह हमें कामयाब फरमा। ये दुआ करके आप अपना पेपर शुरू कर देना। आखिर में एक सेंटेंस अच्छे से याद रखिएगा, ऑल इज वेल इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत जो है वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, हार्ड वर्किंग, बस पागलों की तरह सारी जिंदगी वो करते रहो, नहीं, मेहनत तो करनी करनी। दिल में एक बात याद रखना, हर चीज के लिए आप मेंटली तैयार हैं। ऑल इज वेल, जो भी होगा उसके लिए आप क्या हैं? तैयार हैं। अगर इस लेवल का कॉन्फिडेंस है, यकीन करें आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी दूसरों से। एक सेंटेंस आपने जो है वो आमिर खान का जो है वो याद रखना है, ऑल इज वेल, हमने मेहनत कर ली, अब जो भी होगा, अब उस सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या है? तैयार है। अगर इस लेवल का कॉन्फिडेंस आप में है और आप मुस्कुरा सकते हैं फाइनल पेपर शुरू करने से पहले, यकीन करें आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। और उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे जो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो अपना स्ट्रेस थोड़ा कम करेंगे, रिलैक्स रहेंगे। 12 घंटे स्टडी करो, नींद अच्छी करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि ज़रा भी आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब हुई तो आपकी पूरे साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।